नमस्कार। मैं एनके सिंह। जिस बात का डर था वही हुआ। आपने देखा होगा, कल अनाउंस किया गया कि रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की सदारत में एक समिति बनेगी। आज समिति का नाम आ गया और नाम देख के पता चल रहा है कि ये समिति वगैरह कुछ नहीं, एक गृह मंत्री अमित शाह के का एक एक जेबी बॉडी होगी, जिसमें सब उन्होंने अपने लोग रखे हैं। और चूंकि अमित शाह उसमें सबसे दूसरे नंबर पे है, तो आप जरा सोचिए किसकी हैसियत है। इवन रामनाथ कोविंद जो अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी क्या है, वो एक फिगर हेड होंगे। एक दस्खत उसकत करना होगा तो उसके लिए होंगे। और साहब अमित शाह की सदारत में उन्होंने अपने लोग की एक 8 मेंबर समिति बनाई है। 8 मेंबर की समिति कौन कौन है, पहले तो हम नाम बता दें आपको। नाम ही आपको चौंका देंगे, सिर्फ आप नाम सुन लीजिए, उसके बाद आपको हकीकत समझ में आ जाएगी। रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति, वो इसके अध्यक्ष होंगे। अगला नाम सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह। जरा सोचिए, रामनाथ कोविंद तो समझ में आते हैं, उन्होंने कानून पढ़ रखा है, प्रैक्टिस भी थोड़े दिन की है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, वन नेशन वन इलेक्शन, ये कानूनी मामला है, इसमें अमित शाह को कौन सी जानकारी है, उनको कितना कानून आता है। लेकिन अमित शाह साहब दूसरे नंबर पे हैं। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी, और अधीर रंजन चौधरी के आगे लिखा है लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। कांग्रेस चूंकि लार्जेस्ट पार्टी है, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, उनको भी रख दिया गया, वो तीसरे नंबर पे हैं। जरा गौर कीजिएगा, एक अकेला व्यक्ति है अधीर रंजन चौधरी, जिसको लिया गया कहने के लिए कि साहब इसमें तो देखिए ना, हमने तो विपक्ष के नेता को भी दिया है। उसके बाद तीसरा नाम जरा गौर कीजिएगा, गुलाम नबी आजाद। एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए था, और अगर वो कांग्रेस से आया हो तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो और वो फॉर्मर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद फॉर्मर रहे हैं राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के। लेकिन आजकल वो बीजेपी के साथ गलबैया डाले घूम रहे हैं, तो उनको भी ले लिया है। गोया गुलाम नबी आजाद साहब का तो बहुत एक्सपर्टीज है लॉ में, कहना क्या है, तो गुलाम नबी आजाद रहेंगे। उसके बाद एनके सिंह। एनके सिंह आईएएस ऑफिसर हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं, फाइनेंस में रहे हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। वो सब बातें ठीक है, लेकिन एनके सिंह का लॉ से क्या रिश्ता है। लेकिन एनके सिंह को लिया गया है, और एनके सिंह आप जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन में आई, ये सरकार लाई थी, तो ये सरकार के सब लोग हैं। उसके बाद सुभाष कश्यप, ये लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, और उनकी जो व्यूज होते हैं, अगर आप इंटरप्रिटेशंस वगैरह देखें तो वो समझ में आ जाएगा कि सुभाष कश्यप जी क्यों लाए गए हैं। तो सुभाष कश्यप जी। उसके बाद हरीश साल्वे, जो 7वां नंबर है वो हरीश साल्वे का है। हरीश साल्वे कैसे केसेस लड़ते हैं, सरकार के पक्ष में कहां कहां खड़े होते हैं, आपको सब मालूम है। अभी आपने 370 में देख लिया, अन्य केसेस में भी देखा है आपने कि हरीश साल्वे सरकार के साथ रहते हैं। तो हरीश साल्वे को लिया गया है, ताकि आप ये ना कहें कि कानून नहीं है। और उसके बाद संजय कोठारी, एक्स सीबीसी। सीबीसी बनाया किसने था, इसी सरकार ने। संजय बाबू को लाया कहा जा रहा है, इसी कमिटी में। तो सारे हमने रेवड़ी बांट दी है, और अपने अपने को दे दिया है, सबको दे दिया। एक कहने को अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का लिया, जाहिर है कि कांग्रेस वाला वहां क्या करेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तो कांग्रेस इसमें रहे ना रहे उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसको रखा गया है। लेकिन अभी हमने आपको असली बात नहीं बताई है। असली बात यह है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन, और इसमें कहा गया है, ये जो 5 पेज का लेटर है जिसको इन्होंने रिजोल्यूशन कहा है, इसमें कहा गया है, कोट किया गया है लॉ कमीशन की रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, और ये सब कोट करके कि साहब बहुत बड़ी जरूरत है कि एक देश में एक ही बार चुनाव हो। लेकिन जो आपको असली राज बताने जा रहे हैं, जो सबसे चिंता की बात है, वो ये है कि ये न केवल संसद यानी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ करवाएंगे, बल्कि म्यूनिसिपैलिटीज
और ग्राम पंचायत के इलेक्शन भी उसी के साथ करवाएंगे। ये नया डेवलपमेंट है जो आपको गौर से पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अमित शाह जी इसमें खेल क्या करने जा रहे हैं। खेल ये है कि इसमें ये एडिशन है। अभी तक किसी भी कमीशन ने, लॉ कमीशन की दोनों तीनों रिपोर्ट हमने पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है, वो भी छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट हमने पढ़ी है, किसी ने भी आज तक नहीं कहा है भारत में कि सारे इलेक्शन एक साथ हो, यहां तक कि ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन एक साथ हो। लेकिन इसको ऐड कर दिया गया है क्योंकि अमित शाह हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लिहाजा 8 मेंबर की जो ये कमेटी होगी, अब ये भी देखेगी कि ये सारे इलेक्शन एक साथ हो, मतलब कि एक वर्दी में देश हो, सिर्फ जो वहां कहा जाए सत्ता के शीर्ष से वही सब लोग फॉलो करें। कितना बड़ा प्रजातंत्र पे हमला होने जा रहा है। और साहब इस पे कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे। आप जानते हैं इसमें रामनाथ कोविंद का होने का, चूंकि वो जिस वर्ग से आते हैं इसीलिए उनको वहां बनाया भी गया था राष्ट्रपति। ये भी सच है कि आज उनको इसीलिए रखा गया है कि उधर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो इधर से काउंटर में ले आओ। और दूसरा ये कि रामनाथ कोविंद तो वैसे भी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन वहां भी राष्ट्रपति का रोल तो संविधान में रबर स्टैंप का होता है। तो अब वो खाली दस्तखत करेंगे या कहा जाएगा देखिए साहब ये तो कोविंद कमेटी है ना, कोविंद कमेटी है, लेकिन इसके पीछे पूरी ताकत, शक्ति और जो दबंगई होगी वो गृह मंत्री महोदय की होगी, जो कि ला का ला भी नहीं जानते, जो कि कानून का क भी नहीं जानते हैं, लेकिन देश में कानून कैसे बने कि एक जगह एक चुनाव हो, इसके लिए अमित शाह का उसमें मोहर हर कदम पे होगा। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट लाई जाए। और रिपोर्ट क्या हो, क्या क्या चुनाव में क्या इसमें कानून में संशोधन करने हैं, संविधान में, एग्जिस्टिंग कानून में, जिसपे लिखा हुआ है कि ये पता करे ये कमेटी कि कौन कौन से हमें संवैधानिक प्रावधान बदलने होंगे, लीगल प्रावधान, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, इनको बदलना होगा। तो इसको भी वो देखेगी और ये भी देखेगी कि क्या रेटिफिकेशन की जरूरत भी है कि नहीं, राज्यों से संस्तुति की जरूरत है भी कि नहीं। ये भी जरा गौर कीजिएगा इसके लैंग्वेज को। अगर कमिटी ने कह दिया नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है तो ये मान लिया जाएगा, कोई राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये भी उसमें है कि क्या रेटिफिकेशन की राज्यों से जरूरत होगी। ये तीसरा ये तीसरी उसे वो है अपेक्षा है कमिटी से। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अब इसके बाद क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत राज, ये सारे के इलेक्शन एक साथ करवाए जाए। लोकसभा, विधानसभा, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायतों के सभी चुनाव एक साथ कैसे करवाए जाए। यह भी कहा गया है कि इसमें की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये तो देख लीजिए कि है कि नहीं। हंग असेंबली, अगर हंग सिचुएशन आती है तो उस समय क्या करना होगा, इसको भी देखेगी। डिफेक्शन अगर होता है उससे सरकार वो माइनॉरिटी में आती है, बहुमत खो देती है तो उस समय क्या सिचुएशन होगी, क्या चुनाव में जा सकते हैं, क्योंकि तब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये देखेगी कमेटी। उसके अलावा ये देखेगी कि अगर ये किसी तरह से एक ही बार अगले चुनाव में ही 2024 में ही या जब भी हो, अगर ये पहले चरण में एक साथ नहीं हो सकते तो कितने चरणों के बाद ये हमेशा एक साथ होंगे, क्या 2 चरण लेने पड़ेंगे। दरअसल अभी तक यही कंसेप्ट है कि 2 चरण में लेना पड़ेगा। जिन असेंबलीज के चुनाव 2 साल से पहले होने हैं उनका टर्म खत्म कर दिया जाएगा, उसको जनरल इलेक्शन के साथ कर दिया जाएगा। और जिनके इससे ज्यादा है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा और अगला जब लोकसभा चुनाव होगा उसके साथ होगा। ये अभी तक का कंसेप्ट है। अब अमित शाह आए हैं, पता नहीं क्या खेल करे, ये तो आगे देखने की बात होगी।
रोल सिंगल इलेक्टोरल रोल हो, एक ही इलेक्टोरल रोल हो। मतलब अगर चुनाव कमीशन से नाम गायब हो गए हैं तो ना आप पार्लियामेंट में वोट देंगे, ना आप असेंबली में देंगे, ना आप पंचायत में देंगे, ना आप म्यूनिसपैलिटी में देंगे। और इलेक्शन से रोल कैसे गायब होते हैं इलेक्शन कमीशन से, ये तो आप जानते हैं ना। अचानक पूरा का पूरा मोहल्ला गायब हो जाता है। तो ये है कि एक सिंगल रोल होगा। कितना अच्छा खूबसूरत ये प्रयास है। तो और इसको ये कहा गया है कि इसका जो सचिव होगा वो लॉ सेक्रेटरी होगा, क्योंकि जाहिर है कि जहां अमित शाह है यूनियन कैबिनेट, तो उनके बराबर में तो मेंबर नहीं बैठ सकता। सेक्रेटरी मेंबर आमतौर पर बैठता है, पर यहाँ पे वो सेक्रेटरी तो होगा इस कमिटी का, लेकिन चूंकि कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बैठा हुआ है, लिहाजा वो सिर्फ सेक्रेटरी होगा, मेंबर नहीं होगा। तो मेंबर हुए 8। और ये पूरा अमित शाह का एक इम्प्रिंट होगा। अब खेल क्या होगा? कोशिश होगी कि संविधान संशोधन तो मजबूरी है, आपको करनी पड़ेगी। और अभी तक हमने आपको यह बताया है कि 83(2) में संशोधन, 85 में संशोधन, भारत के संविधान के 83(2) में, 85 में, 172 में, 174 में, और जो राष्ट्रपति शासन का है 356, इसमें होगा। लेकिन अब जो नया आया है पंचायत राज वाला, जो ये एंगल आ गया है, और इसके साथ ये है कि जितने भी डिफेक्शन होंगे इन सब का भी प्रावधान करना पड़ेगा। तो कई रेगुलेशंस, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स बदलने होंगे, ये भी इसमें करना होगा। आप समझ सकते हैं कि ये साधारण नहीं, बहुत बड़ा चर्निंग है। लगभग संविधान बदलने की तरह से, एक तरह से भारत का संविधान अमित शाह जी लगभग आधा तो बदल देंगे। इसके तरीका क्या होगा? बहुत सिंपल है कि एक चुनाव होगा, एक तो सारे चुनाव एक साथ होंगे, लिहाजा एक यूनिटरी सिस्टम कायम हो जाएगा। पब्लिक परसेप्शन जिस तरफ झुकेगा वो पूरा झुकता ही चला जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे? कम से कम इतना तो करेंगे, रेटिफिकेशन ये बचना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पंचायत राज जो 73rd अमेंडमेंट है, इसके तहत आपने संविधान के अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में डाल रखा है इसे। और 243 जो आपने संवैधानिक प्रावधान है, उसमें ये पावर्स राज्य की होती हैं। और राज्य के पावर्स को कि वो कैसे चुनाव कराएं पंचायत का और इसका, आप इसको बदलेंगे। इसको बदलने के लिए आपको याद होगा 368 जो अमेंडिंग पावर्स का के बारे में कहता है, वो बहुत स्पष्ट है कि आप ये तभी बदल सकते हैं, जैसे शेड्यूल 7 जिसमें एमएलए को अधिकार है 5 साल के लिए चुने जाने का, आप वो नहीं बदल सकते जब तक कि आधे राज्य उसका रेटिफाई ना करे। उसी तरह अगर पंचायत राज चुनाव, अगर पंचायत राज के सिस्टम को आप छेड़ रहे हैं तो फिर उसके लिए भी रेटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि वो राज्यों की शक्ति को आप चेंज कर रहे हैं। जो 73rd अमेंडमेंट था उसमें राज्यों को शक्ति दी गई थी, 74th अमेंडमेंट में राज्यों को म्यूनिसिपल उसके लिए शक्ति दी गई थी। लिहाजा ये बचना चाहते हैं कि किसी तरह हरीश साल्वे वगैरह को ले आके, अपने लोगों को ले आके ये कहते साहब रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन संवैधानिक प्रावधान चीख चीख के कह रहे हैं कि बिना रेटिफिकेशन आप ये नहीं कर सकते। अब देखना है कि अमित शाह की ताकत और बौद्धिक क्षमता देश की, इन दोनों की लड़ाई है। अमित शाह की दमंगई जो गवर्नेंस में है उसकी, और देश के बौद्धिक क्षमता की ये लड़ाई है। कौन जीतता है ये देखना होगा। लेकिन ये जो कंपोजिशन बना है, इसमें कोविंद जी की अध्यक्षता का कोई मतलब नहीं है। जब अमित शाह हैं तो कोई भी क्या कर देगा। इस समय देश में तो दो ही शक्तियां हैं, या तो मोदी जी हैं या अमित शाह है। तो अगर अमित शाह किसी कमेटी में है, नंबर 2 पे नहीं नंबर 12वें पे भी है, तो अमित शाह है, मोदी जी हैं। लिहाजा अब वो कोविंद कही जाएगी कोविंद कमेटी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। कोविंद या सारे मेंबर्स वही करेंगे जो हिज हाइनेस कहेंगे, जो आका कहेंगे।
और ये इसका हश्र होने जा रहा है कि वो सब कुछ किया जाएगा जिससे कि एकल गवर्नेंस पद्धति कायम हो इस देश में, और संविधान की ऐसी धज्जी उड़ाई जाएगी जिसमें कि रेटिफिकेशन भी राज्यों से पूछा भी नहीं जाएगा, यहीं से बैठे बैठे हम संशोधन। क्योंकि मुझे खतरा यह है जो सेंटेंस लिखा है इस आज के उसमें जो लॉ मिनिस्ट्री ने जारी किया है, इसमें जो सेंटेंस लिखा है वो ये है, क्या ये भी देखेगी कमेटी कि क्या रेटिफिकेशन की जरूरत है। क्यों जनाब, राज्यों की शक्ति पे आप कुठाराघात करेंगे और उनको वो भी नहीं करने देंगे, उनसे पूछेंगे भी नहीं। चीख चीख के फेडरल कंसेप्ट ये कहता है कि राज्यों से आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए अगर उनके पावर के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन डाला गया है ये शब्द कि क्या रेटिफिकेशन की जरूरत है, और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी और गांव सभा। क्योंकि मोदी जी को लगता है कि जब तक डीप में गांव में नहीं जाएंगे, वहां पे वर्चस्व नहीं होगा, पूरा इंडिया अपने जेब में नहीं आएगा, अपने हाथ में नहीं आएगा। नतीजा ये होगा कि अब पूरा ये देश मोदी जी कहेंगे तो एक वर्दी पहनेगा, मोदी जी जिस स्टाइल में कहेंगे उस स्टाइल में दिए जलाएगा, ताली बजाएगा, और वंदे मातरम भी उसी स्टाइल में करेगा। ये इस पूरी कमेटी का लबोलुआब है। आगे ये आप सोचे कि देश कहां जा रहा है। मुझे लगता है कि मैंने विस्तार से आपको बता दिया इस कमेटी के बारे में। आगे आप इसे सोचे कि ये देश कहां जा रहा है और कहां तक जाएगा, इसको रोकना जरूरी है। बहरहाल अमित शाह साहब देखते हैं कि नया क्या गुल खिलाते हैं। फिलहाल इतना ही, और मुद्दे पे आपसे फिर बात करेंगे।